दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन में हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की समावेशी शिक्षा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी को पता ही होगा, इससे पहले मैंने जो भी मैराथन ली है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने मैथ की मैराथन ली थी, जिसमें उस मैराथन से 6 से 7 प्रश्न फंसे थे। वो भी हूबहू लघुत्तरीय प्रश्न भी फंस गए थे। आप लोग जाके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर ले लीजिए और हमारी क्लास से आप लोग देख भी सकते हैं, मिला भी सकते हैं, आपको पूरा हूबहू प्रश्न मिलेंगे। तो मैं सिर्फ वही प्रश्न उठाऊंगा जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। पेपर में जो प्रश्न आएंगे हम वही प्रश्न करेंगे, हम पूरी सीरीज़ नहीं पढ़ेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की, क्योंकि अब इतना समय भी नहीं है। पूरा आप लोग पहले से ही पूरी सीरीज़ पढ़ चुके होंगे। अब हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट एवं बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाती है। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में जो प्रश्न बार बार इम्पॉर्टेंट है पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने खुद डीएलएड किया हुआ है तो मुझे पता है प्रश्न कहाँ से बनते हैं। मेरे डीएलएड में 96% थे। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और बार बार पेपर कहाँ से पूछे जाते हैं बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का, तो उसी प्रश्न को मैं करवाऊँगा जो पेपर में फंसेंगे बार बार। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, शैक्षिक समावेशन से आप क्या समझते हैं? उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए या समावेशी शिक्षा के उद्देश्य समझाइए। तो यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट का नाम ही है समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इसका अर्थ है तो जरूर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं। जैसे देश का विकास बालकों के उपयुक्त शिक्षा के द्वारा मानवीय संसाधनों या संस्थानों का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान किया जाना होता है। इस उद्देश्य के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्य का वर्णन निम्नलिखित है। तो इसका जो उद्देश्य है, चलिए हम आइए उसके एक करके चर्चा करते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है, शारीरिक अक्षमता वाले बालक के माता पिता को निपुणता तथा कार्यकुशलता के बारे में समझाना तथा बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना। तो पहला जो है, इसमें हम शारीरिक अक्षमता वाले जो बालक होते हैं उनके माता पिता में निपुणता तथा कार्यकुशलताओं के बारे में हमको अच्छे से समझाना है तथा बालकों के समक्ष आने वाली जितनी भी समस्याएं हो, कमियां होंगी, उनको हम समाधान करेंगे। तो समावेशी शिक्षा का यही अर्थ होता है, यानी समावेशी सबको लेकर शिक्षा, यानी इसमें सब सम्मिलित हों। उसके बाद अगला है, शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकता की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना। तो शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं का सर्वप्रथम पहचान करना, उनका निर्धारण करना होता है, एवं शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व भी उसे रोकने के उपाय तथा बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण देना होता है। तो शारीरिक दोष की स्थिति को बढ़ने से पूर्व भी उसे रोकने के उपाय तथा बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण देना होता है। शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन किया जाना चाहिए। तो जो शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालक का पुनर्वासन किया जाना चाहिए। शारीरिक रूप से विकृत बालकों की शिक्षा समस्याओं की जानकारी एकत्रित करना या सुधार करने के लिए सामूहिक संगठन की तैयारी करना चाहिए। तो यह समावेशी शिक्षा के उद्देश्य थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी बालकों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो समावेशी जो बालक होते हैं उनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो समावेशी शिक्षा में हर व्यक्ति या हर बालक अलग अलग होंगे। तो हमें क्या सबको अलग अलग करके पढ़ाना होगा? नहीं, सबको हमें सम्मिलित करके पढ़ाना होगा ना। उनके हिसाब से उनकी सामाजिक, भावात्मक एवं मानसिक एवं शारीरिक विकास, भावात्मक पूरा एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी बालकों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। समावेशी बालकों का जो विकास होता है वह सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। तो समावेशी बालक का जो विकास होता है वह सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। समावेशी बालकों की समझने की जो शक्ति होती है अन्य बालकों से भिन्न होती है। एक समावेशी बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी बालक के प्रकार। तो यह इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है,
विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान किए जाने के अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समावेशी बालक की पहचान एवं अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो अधिकांश जो बाधित बालक होते हैं विद्यालय तथा समाज के बिना पहचाने रह जाते हैं, चाहे वह स्कूल जाते हैं अथवा नहीं। इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी कार्य क्षमताओं तथा प्रतिभाओं का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाते हैं। अतः ऐसे बालक के लिए अध्यापकों की आवश्यकता होती है कि वे बाधित बालकों की पहचान कर सकें या बालकों के व्यवहार द्वारा उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं। इस प्रकार के बालकों को चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता दिलाने का प्रयास करना चाहिए। पिछड़े हुए क्षेत्र तथा गांवों में मनोवैज्ञानिक उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा अधिकारियों को समावेशी बालकों की चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक निदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक जो होते हैं क्रियात्मक सृजनात्मक निदान कर सकता है और इस आधार पर निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि बालक क्या कर रहा है और क्या नहीं। क्रियात्मक निर्धारण के माध्यम से चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक निर्धारण को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यदि कार्यक्रमों का प्रभावशाली तथा सफल बनाना है तो प्रत्येक स्थिति में चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक निर्धारण को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यदि अवरोधित कार्यक्रमों को प्रभावशाली तथा सफल बनाना है तो प्रत्येक स्थिति में चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक निर्धारण का विषय समावेशी बालक होना चाहिए। तो समावेशी बालकों में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि उनका अंतर्मुखी होना, उनका निराशावादी होना, संवेगित होना, स्थिर होना, शर्मीले होना, निष्क्रिय होना, आत्मकेंद्रित होना, चिंता का होना, ग्रस्त, कभी कभी उग्र एकाकी भावना वाले होते हैं। अध्यापक सर्वप्रथम इनकी पहचान करते हैं, तत्पश्चात इनका पहचान के पश्चात इनकी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। चलिए, समावेशी बालकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं एवं नीतियों के बारे में बताइए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो समावेशी बालकों की शिक्षा हेतु वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इन कार्य योजनाओं एवं नीतियों का विवरण निम्नलिखित है। जैसे समावेशी बालकों की योग्यताओं और अधिक जागृत करने के लिए निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए। अपंग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए। दृष्टिबाधित, वाणी बाधित तथा श्रवण बाधित बालकों को जहाँ तक संभव हो समान बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। भावात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालकों की भी समान बालकों की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। यदि इन बालकों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव होता है तो ये बालक समान बालकों की भांति भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए, सन 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बालकों के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि सामान्य तथा सामान्य बालकों के लिए एक ही कक्षा में प्रवेश। तो समावेशी तथा सामान्य बालकों के एक ही कक्षा में प्रवेश होना चाहिए। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार विकसित बालकों को विशिष्ट कक्षा में प्रवेश देना चाहिए। शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। विकसित बालकों के लिए पुनर्वास सुविधा देना चाहिए। समान पाठ्यक्रम लेना तथा आवश्यकता अनुसार विकसित बालकों को पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना होता है एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश निर्धारण के लिए शिक्षण विधियाँ और सामग्रियों का प्रयोग तथा समायोजन करना होता है। 7वां है शिक्षण में आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण तथा सामग्री का उपयोग करना होता है। 8वां है प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य प्रदान करना एवं बाधित बालकों की शिक्षा हेतु शैक्षिक प्रशासन का दृष्टिकोण करना आदि। चलिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ, यह भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, आपको ये अति लघु या बहुविकल्पी में देखने को मिल सकता है। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय यह होता है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सकें। यहाँ तक एक ऐसा शिक्षा पद्धति है जो तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इनमें योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उम्र किसी का अवरोध पैदा न कर सके। यानी यह तात्पर्य है कि समावेशी शिक्षा जो होती है हमें छात्रों के सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जानी चाहिए एवं अपने जीवन को सफल बना सकें। इसके लिए एक ऐसी शिक्षा पद्धति दें जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इससे योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, सांस्कृतिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न हो सके। समावेशी शिक्षा के विकास हेतु क्या कदम उठाने गए हैं?
तो समावेशी शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। सभी जाति के बच्चों को शिक्षा की हद में ले जाना होगा। कार्यशील बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। प्रवासी श्रमिकों को बच्चों को उचित अवसर देना है। HIV से संक्रमित तथा ऐसे सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को शिक्षा से जोड़ना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार देखते हैं। विशिष्ट बालक से भी प्रश्न बन सकता है, यानी जिसको हम प्रतिभाशाली बालक भी कहते हैं। तो विशिष्ट बालक को आम अवधारणा यह है कि वह सामान्य होते हुए भी प्रायः असामान्य गुणों से युक्त होते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता का विशिष्टता का आधार होता है। मनोवैज्ञानिक ने यह अनुभव किया है कि यदि कोई भी दो बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें समानता के साथ साथ कुछ भिन्नताएं भी होती हैं, जैसे अन्य बालकों को अलग करती हैं। एक बालक शारीरिक रूप से समान होने पर भी मानसिक रूप से भिन्न हो सकता है। प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिसको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। इनकी IQ बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है। कितनी होती है? IQ बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है। ठीक। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं। शारीरिक विकलांग बालक होते हैं। अपवंचित वर्ग के बालक होते हैं। समस्यात्मक बालक होते हैं। बाल अपराधी बालक होते हैं। इसके अलावा सृजनात्मक बालक होते हैं, खिलाड़ी बालक होते हैं, अधिगम निर्योग बालक होते हैं, कुछ समयोजित बालक होते हैं, तिरस्कृत बालक होते हैं, सुविधा वंचित बालक होते हैं। चलिए देखिए, यह प्रश्न बन भी चुका है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान या लक्षण स्पष्ट कीजिए। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वह समान बच्चों से विशिष्ट लक्षणों वाले होते हैं, यानी उनमें समान बच्चों से ज़्यादा IQ लेवल होता है, उनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी, वह पढ़ने में ज़्यादा अच्छे होंगे, खेल कूद में अच्छे होंगे, यानी वह समान बच्चे से हर चीज़ में एक कदम आगे होंगे। तो समान बच्चों से पाई जाने वाली सभी निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। यह अंतर्मुखी होते हैं, निराशावादी और संवेगित स्थिर होते हैं, शर्मीले निष्क्रिय होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, चिंताग्रस्त एवं निर्भर प्रवृत्ति के होते हैं, कभी कभी उग्र होते हैं, एकाकी भावना वाले होते हैं। इनकी पहचान हम निम्न तरीके से कहते हैं। जैसे पहला है निरीक्षण द्वारा पहचान। तो निरीक्षण द्वारा पहचान से तात्पर्य शिक्षक अपने कक्ष में शिक्षण के दौरान उपरोक्त लक्षणों के आधार पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित कर सकता है और उन्हें आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान प्रक्रिया से लाभान्वित कर सकता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सीय परीक्षण द्वारा पहचान। तो चिकित्सीय परीक्षण द्वारा पहचान जिसमें इसमें होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान न होने के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शरीर एवं मस्तिष्क का चिकित्सीय परीक्षण कर उनकी पहचान की जा सकती है। मानसिक परीक्षण होता है जिसको हम टैट कहते हैं। इसको आप लोग अभी आगे चल के CTET UPTET में पढ़ भी रहे होंगे। कैट टैट टिट कई होता है ना। तो छात्रों का जो मानसिक परीक्षण होता है वो उनकी विशिष्ट का पता लगाया जा सकता है, या थर्मेटिक ऑपरेशन टेस्ट कहते हैं इसको। हार्मन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण आदि जैसे परीक्षणों का प्रयोग करके पता लगाया जा सकता है। शैक्षिक परिणामों के द्वारा पहचान। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की कक्षा में परीक्षा से प्राप्त परिणामों का अवलोकन एवं विश्लेषण के द्वारा इनकी विशिष्टता का पता लगाया जाता है। यानी बालक की आप परीक्षा देगा तो उसके रिजल्ट के अनुसार भी उसको पहचान लगा सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं ना। मानसिक बुद्धि द्वारा पता कर सकते हैं, चिकित्सीय बुद्धि द्वारा कर सकते हैं, व्यवहार के अवलोकन के द्वारा पहचान कर सकते हैं। उसका व्यवहार सामान्य बालकों से उचित होगा। उसके आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा दिए गए व्यवहार को मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं विश्लेषण में उनकी विशिष्टताओं का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद समाज मिति एवं साक्षरता के द्वारा पहचान की जा सकती है उसकी। इसके अलावा जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो आइए हम उसको देखते हैं। समान बच्चों की विभिन्नताएं रखने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो आपस में भी अभिन्न असमताएं रखते हैं। कुछ बच्चे सीखने की नियोग्यताओं के कारण, कुछ बौद्धिक क्षमताओं के कारण तथा कुछ असमान शैक्षिक उपलब्धि के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। सामान्य इन्हें हम निम्नलिखित प्रकार से विभाग कर सकते हैं, जिसमें संवेदिक रूप से बाधित, गतिबाधित, बहुल बाधित, शैक्षिक रूप से समृद्ध, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सीखने की योग्यता, संप्रेषण बाधित आदि होता है। सामाजिक रूप से जो भिन्न होते हैं, जिसमें संवेदिक रूप से परेशान बच्चे होते हैं, वंचित बच्चे होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, असमयोजित बच्चे होते हैं, समस्यात्मक बच्चे होते हैं, माता पिता द्वारा विस्कृत बच्चे होते हैं। मानसिक रूप से भिन्न जो बच्चे होते हैं इसमें प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं, मन बुद्धि के बच्चे होते हैं। अब अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक विभिन्नताएं होती हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, यानी IQ लेवल की बात की जा रही है इसमें। तो सामान्य बच्चों में कौन कौन से मानसिक विभिन्नताएं होती हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो सामान्य बच्चों का जो IQ लेवल होता है वह कितना होता है? 90 से 100 होता है। कितना? 90 से 100।
मानसिक विभिन्नताओं का कारण वंशानुक्रम भी होता है। सामान्य बालक का वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पोषण को मानसिक विभिन्नता का आधार होता है। मानसिक विकास व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी आधारित होता है। मानसिक विभिन्नता के अन्य कारण बुद्धि, आयु, खेल एवं व्यायाम, प्रजाति, परिवार के स्थान आदि होते हैं। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। सामान्य बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है? 90 से 100 के बीच होता है। यह प्रश्न बहुविकल्पी में आपको अति लघु उत्तरी में भी 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? परिभाषा द्वारा स्पष्ट कीजिए या प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा बताइए। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको जरूर पूछा जाएगा। तो जो बच्चे सामान्य बच्चों से किसी भी प्रकार से अलग होते हैं, विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में आते हैं। विशिष्ट बच्चे आपस में भी कई उपश्रेणियों में विभक्त होते हैं। मानसिक मंदित, समस्यात्मक, पिछड़े, चलन बाधित, प्रतिभाशाली। अब्दुल रहूफ के शब्दों में प्रायः उच्च बुद्धि लुब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे के उच्च बुद्धि लुब्धि से किया जाता है। वहीं काल्पनिक के शब्दों में कहा जाए तो काल्पनिक ने कहा है कि वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता से अधिक हो जाएं और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें, उनको हम प्रतिभाशाली व्यक्ति कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें, प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनकी बुद्धि लुब्धि ज़्यादा होती है, सामान्य बच्चों से ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, उनकी बुद्धि ज़्यादा होती है, पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं, हर विभाग में उनका सृजनात्मक शक्ति उनकी अच्छी होती है और क्रिएटिव माइंड के होते हैं, सृजनात्मकशीलता होती है उनके अंदर, तो इनको हम लोग प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा किसे कहते हैं। चलिए देख लीजिए प्रतिभाशाली से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रतिभाशाली बच्चे, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आपको बहुविकल्पी में भी प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रतिभाशाली बच्चे के आयु की लुब्धि कितनी होती है। इसके अलावा आपको अति लघुत्तरी में बालकों की पहचान कीजिए या परिभाषा आदि के बारे में पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से अभी पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए। प्रतिभाशाली बच्चों का मतलब यह होता है जिनकी बुद्धि लुब्धि ज़्यादा हो, यानी जो पढ़ने में क्रिएटिव माइंड के हों, ज़्यादा सृजनात्मकशीलता के हों, क्रिएटिव माइंड हो उनका। ठीक, तो आइए हम आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की जो पहचान होती है वो कई तरीक़ा से हम पता कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार प्रतिभाशाली बालकों का चयन करना होता है और अध्यापक हेतु एक कठिनाई का विषय होता है। इनकी पहचान करने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है बुद्धि प्रशिक्षण। तो बुद्धि प्रशिक्षण जो होता है, इसमें प्रतिभाशाली बालक की पहचान हेतु अध्यापकों के द्वारा कई बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। परीक्षण निम्नलिखित हैं, आइए इसको देखते हैं। तो कई बुद्धि परीक्षण होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं शाब्दिक तथा अशाब्दिक प्रशिक्षण, व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रशिक्षण। इन बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण भाषा का प्रयोग के आधार पर किया जाता है तथा शाब्दिक परीक्षणों के अंतर्गत पेन तथा पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत कोई क्रिया करवा कर परीक्षण किया जाता है। टर्मन के शब्दों में वह बालक जो 140 से अधिक बुद्धि लुब्धि का हो प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। तो यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, इनकी बुद्धि लुब्धि कितनी होती है? 140 प्लस। इसको किसने कहा है? टर्मन ने कहा है। ठीक, ये भी याद कर लीजिएगा। टर्मन के अनुसार बालक की जो 140 से अधिक की बुद्धि लुब्धि होती है उनको हम प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं, अतः या उत्तम प्रविधि के होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लुब्धि कितनी होती है? 140 प्लस होती है। उसके बाद निष्पत्ति प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिभाशाली बालकों की खोज तथा पहचान हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक निष्पत्ति परीक्षाओं की सहायता ली जाती है। इन परीक्षणों के माध्यम से बालकों के शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा भी किया जाता है, जिसको हम इंटरेस्ट टेस्ट भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है? इसमें अभिरुचियों परीक्षण के अंतर्गत बालकों की अभिरुचि के आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है। यह परीक्षण जो होता है, इसमें बालक भविष्य में क्या बनना चाहता है, उसकी रुचि किन किन कार्यों में है, वह किन किन परीक्षाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षित होना भी अति अनिवार्य होता है, क्योंकि इस प्रकार के परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का अर्थापन भी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। तो संबंधित बालकों की सूचनाएँ, तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए संबंधित व्यक्ति के संबंध करना आवश्यक होता है। संपर्क के बाद उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। इन सभी व्यक्तियों में बालकों के माता पिता, अध्यापक, आसपास पड़ोस के लोग, उनके मित्रगण सम्मिलित होते हैं। इन सभी लोगों में आवश्यकता सूचनाएं से लेकर शिक्षक प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा तथा उनके स्तर को भली भांति जान सकता है
अवलोकन विधियाँ भी होती हैं, बच्चों का अवलोकन करके पता लगाया जा सकता है कि बालक की क्या बुद्धि लुब्धि है, उसका वास्तविक प्रतिभाशाली है या नहीं है। बालकों के गुणों के आधार पर पहचान की जा सकती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसके द्वारा आप कक्षा में कार्यों को समझते हैं, बालक किए गए कार्यों की सुगमता से याद करते हैं, समान बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इन सब के द्वारा भी पता किया जा सकता है। देख लीजिए आप लोग प्रतिभाशाली बालक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार आपको। अब अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं द्वारा शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए, या बाल शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही है जो हो सकता है जिसका है उनके साथ तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनके विभिन्न योग्यताओं का विकास करना होता है। इस कथन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम अग्र प्रकार से होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनको अवसर की समानता होती है, विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा देनी चाहिए, असामाजिक आदतों को रोकना चाहिए, सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए एवं संस्कृत की शिक्षा देनी चाहिए, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए, पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, सामाजिक अनुभव के अवसर देना चाहिए। इसके अलावा नेतृत्व परीक्षण देना चाहिए एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए एवं प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रतिष्ठित अध्यापकों द्वारा शिक्षण देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए, योजना विधि द्वारा शिक्षण देना चाहिए, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए एवं शिक्षकों का आधार बच्चे का अध्ययन करना होता है एवं समय समय पर विशेष निर्देशन परामर्श प्रदान करना होता है। हैविंग हर्स्ट ने लिखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। इनका समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा सर्वांगीण विकास पर बल, पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन एवं सामाजिक अनुभव के अवसर, नेतृत्व का प्रशिक्षण तथा समय समय पर विशेष निर्देशन, परामर्श इत्यादि के अवसर मिलने चाहिए। उसके बाद है अगला, सृजनात्मक बालकों का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। तो सृजनात्मक बालक की बात की जा रही है, तो इसको हम क्रिएटिव स्टूडेंट बोलते हैं। क्रिएटिव, तो सृजनात्मक शब्द का आंग्ल भाषा के क्रिएटिव शब्द से लिया गया है। क्रिएटिव शब्द का पर्यायवाची है विधियकता या उत्पादकता या खोज या मौलिकता आदि सभी शब्द इसी के समान माने जाते हैं। सृजनात्मकता बालकों से तात्पर्य उन बालकों से होता है जो मौलिक चिंतन के धनी होते हैं और जिनमें मौलिक रचना करने तथा मौलिक उत्पादन करने की क्षमता होती है। इनमें एक विशेषता यह भी होती है कि यह किसी समस्या का समाधान परंपरागत विधियों के द्वारा करते हैं, नई नई विधियों से करते हैं। तथा देखा गया है अधिकतर प्रतिभाशाली बालकों में सृजनात्मकता होती है। तो अभी मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें सृजनात्मकता होती है, लेकिन इसके अपवाद भी होते हैं। दूसरी तरफ कुछ गैर प्रतिभाशाली बालकों में सृजनात्मकता होती है। सृजनात्मक चिंतन वाले व्यक्तियों को विनोद तथा मनोरंजन प्रिय लगने लगता है। सृजनात्मकता प्रतिभा वाले शिक्षार्थियों को अद्भुत तथा मौलिक कार्य करने की रुचि रखते हैं। सृजनात्मकता वाले जो व्यक्ति होते हैं नवीन प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के लिए रुचि रखते हैं एवं लोग नवीन प्रकार के अनुभव प्राप्त करने हेतु सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक उत्सुक रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को अन्य द्वारा दिए गए मूल्यांकन पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। उनका अपना मूल्यांकन स्तर होता है, दूसरों द्वारा निर्धारित स्तर की उन्हें परवाह नहीं होती है। सृजनात्मक व्यक्ति को समाज द्वारा मान्य विचारों के निर्माण में रुचि कम होती है। उन्हें केवल उसी वस्तु या विचार का निर्माण की धुन होती है जो उनकी सृजनात्मकता को संतुष्ट कर सके। सृजनात्मक व्यक्तियों को ऐसे व्यवसाय पसंद होते हैं जो सामान्य नहीं होते, जैसे लेखन, नृत्य, संगीत, पर्वतारोहण, क्रिकेटर। आप कुछ ऐसे बहुत कुछ भी क्रिएटिव माइंड के होते हैं ना, उनको कुछ भी सोच लेते हैं, बड़ा आज हमको यह करना है, क्रिएटिव माइंड के होते हैं। ऐसे बालकों में जिज्ञासा बहुल होती है, यानी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। वो सोचते हैं मैं क्रिकेटर बन जाऊं या कुछ भी, क्रिएटिव माइंड के होते हैं। ऐसे बालक संवेदनशील होते हैं, उनमें उच्च कल्पना शक्ति होती है, यानी वो बहुत ऊपर की उच्च कल्पना कर लेते हैं। चलिए, धीमी गति से सीखने में कौन सा कारण होता है? चलिए आइए इस पर देखते हैं। इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। जो सीखने की गति होती है, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है, ग्राफ पे ऐसे लाइन जा रही है, तो यह सीखने की गति तीव्र है। इसमें सीखने की गति क्या है? तीव्र है। और एक दूसरा ग्राफ है, इसमें ऐसे है, फिर ऐसे उल्टा है। तो इसमें सीखने की गति पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सीखने की जो गति होती है कई तरीके से हो सकती है, जैसे आर्थिक परिस्थितियाँ, गरीबी होती है, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर होता है, संवेगात्मक घटक होते हैं, व्यक्तिगत घटक होते हैं। धीमी गति से सीखने वाली जो बच्चों की समस्याएं होती हैं, इसमें ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं होती हैं, भाषा एवं वाणी की समस्याएं होती हैं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं होती हैं, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक और संवेगात्मक समस्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपवंचित बालक से आप क्या समझते हैं? तो जिस बालक में अपनी प्रगति हेतु अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं, वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित बालक कहलाएंगे। तो अपवंचित या सुविधाजनक बालक कौन कहलाएंगे? जिस बालक को अपनी प्रगति हेतु अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है, वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित होते हैं, वह सुविधा वंचित बालक कहलाएंगे। तो आवाज़ थोड़ी पतली जा रही होगी क्योंकि जुकाम है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, परीक्षण द्वारा पिछड़ेपन की पहचान किस प्रकार की जाती है? आइए इस पे देखते हैं इस प्रश्न को। तो जिस प्रकार प्रतिभा संपन्न की पहचान हमने बुद्धि, लुब्धि, आईक्यू के मापकर की थी, ठीक उसी प्रकार पिछड़ेपन की पहचान के लिए हमें विद्यार्थियों के शैक्षिक लब्धि को मापना होगा। शैक्षिक लब्धि विद्यार्थी के आयु के अनुरूप सभी विषयों में उसकी उपलब्धि का औसत होता है। अर्थात शैक्षिक दृष्टि का बालक या विद्यार्थी के अध्ययन को ही हम शैक्षिक लब्धि कहते हैं। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, जिसको हम EQ कहते हैं, तो EQ बराबर होता है शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आय गुणे 100। ठीक, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए, किसी की शैक्षिक आय 80 है, वास्तविक आयु उसकी 60 है, गुणे 100, तो 100, तो 0 से 0 कट गया, तो आप लोग ऐसे सूत्र में रख के जो पूछा जाएगा, आपसे सवाल भी पूछी जा सकती है, तो आप लोग उसको निकाल लेंगे सूत्र पे। ठीक, तो शैक्षिक लब्धि का जो सूत्र होता है EQ बराबर, जिसको हम शैक्षिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100 होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EA/CA × 100। ठीक, ये शैक्षिक आयु जो होता है विभिन्न विषयों में साफल्य आयु का योग पर कुल विषय होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। आपको पेपर में 100% मिलेगा यह प्रश्न। ठीक, 100% यह प्रश्न मिलेगा। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लुब्धि कितनी होगी? तो बुद्धि लुब्धि का जो सूत्र होता है वो मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100 होता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100 होता है। तो मान लीजिए यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, ठीक, और उसकी बुद्धि लुब्धि कितनी होगी? तो 10/10 गुणे 100। ठीक, तो कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक, तो फार्मूला में ऐसा सवाल आपसे पूछ ली जाएगी, आपको फार्मूला रख देना है। बुद्धि लुब्धि में आपको मानसिक आयु दी रहेगी एवं वास्तविक आयु दी रहेगी, और आपको बुद्धि लुब्धि निकालना होगा। ठीक, तो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी की बालक की मानसिक आयु 40 है, वास्तविक आयु 20 है, बटा 100, तो बुद्धि लुब्धि इसकी निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे हम? 2 0 से कट गया, इसको 20 से काटेंगे, 20/10 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ऐसे आप लोग निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अस्थिबाधित बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है? तो इनको देने के लिए कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे उपचार सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य दिया जा सकता है, विशेष कक्षाओं का आयोजन द्वारा दिया जा सकता है, अतिरिक्त कक्षा में सृजन करके विशेष विद्यालय के निर्माण में पाठ्यक्रम को आवश्यकता अनुकूल बनाकर, अभ्यर्थियों का परिवर्तन करके, प्रशासनिक परिवर्तन द्वारा, अधिगम अनुभव करवाकर, सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा, पुनर्वास योजना बनाकर उन्हें लागू करना, समन्वित शिक्षा प्रदान करके। तो कई प्रकार से आप उनको शिक्षा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थिबाधित बालकों की समस्याएं बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो अस्थिबाधित जो बच्चे होते हैं, इसमें अस्थिबाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अस्थियाँ, अस्थि मतलब होती है क्या? हड्डी होती है ना, आपको पता ही होगा। तो जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो, जोड़ अथवा शारीरिक विभिन्न मांसपेशियाँ सुचारू रूप से कार्य नहीं करती हो, यानी विकलांगता की भी श्रेणी में कुछ आप मांग सकते हैं। उनका कोई हड्डी या कोई जैसे पैर का हड्डी काम नहीं कर रही है, चलने में दिक्कत है उनको, या हाथ से दिक्कत है, तो हड्डी से प्रॉब्लम जिनको होती है, इनको हम अस्थिबाधित बच्चे कहते हैं। तो अस्थियों से जोड़ अथवा शरीर से विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। उनका कार्य करने की मात्रा इतनी कम होती है कि उन्हें कृत्रिम रूप से हाथ या पैर की आवश्यकता पड़ती है। कुछ बच्चे मस्तिष्क के ठीक प्रकार कार्य न करने के कारण शारीरिक हाथ पैर से कार्य करने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। हम अस्थिबाधित के संबंध में निम्नलिखित परिभाषा में जान सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं।
तो अस्थिबाधित जो बच्चे होते हैं जिनका किसी एक से अधिक हड्डियों से दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो, तो जिनमें हड्डियों में दोष या क्षतिग्रस्त हो उनको हम अस्थिबाधित बच्चे कहते हैं सामान्य भाषा में, जिसमें वह सामान्य बच्चों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसमें बच्चों की मांसपेशियों तथा जोड़ों अथवा अस्थियों के किसी कारण से दोष आ जाता है। तो अस्थिबाधित जो बच्चों की समस्याएँ होती हैं जैसे लूले, लंगड़े या हथकटे होते हैं, एक या इससे अधिक अंगों का लकवा होना, पाँव फिरा होना यानी क्लब फुट, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब होना, मस्तिष्क पक्षघात होना, मेरुदंड दिशामुखी होना, मांसपेशी या क्षमता आदि होना। समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है, यह भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो समस्यात्मक जो बच्चे होते हैं, इनमें समस्यात्मक बच्चों से हमारा तात्पर्य उन बालकों से है जो परिवार एवं कक्षा के विद्यालय में भांति भांति समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य प्रकार से बच्चों से भिन्न होता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं ये वातावरण के साथ साथ अपने आयोजित रूप से ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के समस्या बने रहते हैं। समस्यात्मक बालक कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे चोरी करने वाले बच्चे। आप लोग समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार से होते हैं, जो चोरी करने वाले हों, जो पढ़ने में जिनकी रुचि ना हो, मस्ती करते हों, झूठ बोलने वाले बच्चे हों, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे हों, गृह कार्य न करने वाले बच्चे हों, माता पिता को परेशान करने वाले बच्चे हों। समस्यात्मक बच्चों की समस्यात्मक व्यवहार के कारणों से जानकर ऐसे बच्चों को व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। प्रायः बच्चे जो होते हैं आवश्यकता अनुसार पूरी न होने की, अत्यधिक लाड प्यार से कठोर अनुशासन के कारण, असुरक्षा की भावना के कारण विभिन्न प्रकार की समस्यात्मक व्यवहार करता है। समस्यात्मक बच्चों को उनके समस्यात्मक व्यवहार से प्रताड़ित अथवा दंड न देकर मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देनी चाहिए। तो मान लीजिए कोई बच्चा है समस्यात्मक ढंग से जूझ रहा है, तो क्या आप उसको डरा कर, धमका कर या दंड के माध्यम से उसको सुधार कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है, हमें मनोवैज्ञानिक ढंग से सुधार करना है उसको, उसके हिसाब से सिचुएशन से, प्यार से, या जैसे खेल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से बच्चा सुधर सके, उसको उस माध्यम से मनोवैज्ञानिक ढंग से सुधारना है। बैलेस्टाइन ने क्या कहा है इसको हम देख लेते हैं। तो समस्यात्मक बच्चे वह बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व में इस सीमा तक असामान्य होते हैं, वह घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। समस्यात्मक बच्चे कौन होते हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो समस्यात्मक बच्चे वह होते हैं जो अनुशासनहीन और असामान्य समस्यात्मक बालक जिनका व्यवहार एवं समायोजना सामान्य बालकों से अलग होता है। इनकी पहचान निम्न बिंदु के अध्ययन द्वारा की जा सकती है। यदि बच्चे में व्यक्तिगत एवं स्थूल की समस्या के प्रति शारीरिक लक्षणों या दर्द या अन्य विभिन्न तरह के डर के रूप में समाधान करने की प्रवृत्ति अधिक हो सकती है। यदि बच्चों में सामान्य परिस्थितियों में भी उपयुक्त व्यवहार किया जाए, यदि वे बच्चे सीखने में ऐसी अक्षमता हो जिसकी बौद्धिक आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। समस्यात्मक बच्चों की जो पहचान होती है, इसमें हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, साक्षात्कार द्वारा करते हैं, अभिभावक एवं शिक्षकों के मित्रों से वार्तालाप के द्वारा करते हैं, कथात्मक अभिलेख द्वारा करते हैं, संचयी अभिलेख के द्वारा करते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों के द्वारा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को हम क्या कहते, विशेषताएं क्या होती हैं? तो जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं वाले जिनकी बुद्धि औसत से कम होती है, वह वो भी उन विकास प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हैं जिनका IQ उच्च स्तर का होता है। इनकी एक विशेषता यह भी होती है कि वह अपने सम आयु वाले साथियों की तुलना में अप्रयुक्त प्रतीत होते हैं। इनमें कम आत्मविश्वास और निम्न स्तर की आत्मप्रतिष्ठा हो सकती है। तो वह अपने सम आयु वाले साथियों की तुलना में अपरिपक्व प्रतीत होते हैं। इनमें कम आत्मविश्वास और निम्न स्तर की आत्मप्रतिष्ठा हो सकती है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा है तो सुझाव दीजिए। तो जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की वैसी स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए जहां उनसे विफलता का भावना विकसित होने की संभावना हो। उन्हें वही कार्य करने को दें जिनको कार्य करने की योग्यता हो। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों का सुझाव इस प्रकार होना चाहिए कि उनमें एक आत्मनिष्ठा की भावना बनाएं, उन्हें आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। हमें उनको वह सीखने के कार्य दें जो साधारण हैं, वह कार्य जिनमें अनेक तत्व सम्मिलित हों उनको नहीं देना चाहिए। पाठों को बार बार दोहराया जाए ताकि अधिक अच्छी तरह पाठ याद हो जाए बच्चों को। छोटे छोटे पाठों को श्रृंखला में पढ़ाएं जो कि थोड़े समय में ही पूरे किए जा सकते हैं। उनसे देर तथा पाठों को ध्यान लगाने को नहीं कहना चाहिए। इस बात पर लेखा रखें कि जो कार्य उन्हें दिया गया है उन्हें पूरा कर लिया है, उसकी प्रगति हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमको वही पढ़ना। वाक दोष के प्रकार बताइए। वाक दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं, व्याख्या सहित बताइए। तो वाक दोष इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो वाक दोष में जो निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पहला होता है प्रक्रियात्मक उच्चारात्मक दोष, यानी जिसको हम फंक्शनल
आर्टिकुलेटरी डिफेक्ट भी कहते हैं। तो वह बालक होते हैं जो चीज़ शब्द उच्चारण दोष से ग्रसित होते हैं, या दोष ऐसा होता है जिसमें बालक शब्द का एक अक्षर बोलते हैं तथा दूसरा भूल जाते हैं। जैसे कौवा को सिर्फ कौ कह देते हैं। कभी कभी यह बालक एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि गलत बोलते हैं, जैसे पहले कौवा कहते थे अब तौवा कहते हैं। कभी कभी यह ध्वनि को टेढ़ा करके बोलते हैं। तो यह प्रक्रियात्मक उच्चारात्मक दोष होता है। प्रक्रियात्मक उच्चारात्मक दोष के निम्नलिखित मुख्य कारण होते हैं, जैसे त्रुटिपूर्ण अधिगम, अंगाई दोष आदि। चलिए, त्रुटिपूर्ण अधिगम के अंतर्गत बालक को लाड प्यार के द्वारा जब सिखाया जाता है तो बालक शब्दों को गलत ही समझते हैं तथा गलत ही बोलते हैं। जैसे बालकों को बचपन में लाड प्यार से रोटी की जगह पर लोटी कहा जाता है, तो यह बालक शुरू से ही लोटी सुनते सुनते अंत तक रोटी को लोटी ही कहते हैं। तो प्यार, घर में माता पिता नहीं होते, बच्चों को प्यार से लो बेटा लोटी खा लो बेटा बिस्कुट खा लो, ऐसे प्यार से कुछ भी बोलते हैं ना। टॉफ़ी को टाफ़ी कहा लो, तो ऐसे बोलते हैं। तो बच्चे बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो सुनते सुनते उनको वह शब्द रटंत हो जाएगा, तो बच्चे भी वही शब्द बोलने लगते हैं ना। चलिए, जबकि अंगी दोष के अंतर्गत कई बार मुंह को दोषपूर्ण बनावट के कारण या फिर सुनने में दोषपूर्ण अवस्था के कारण बालकों की वाणी की समस्या आ जाती है। अंगी दोष वाले बालकों को यह सिखाना चाहिए कि यह सामने से बोलने वालों को ध्यानपूर्वक सुन तथा फिर बोलें। इस प्रकार के दोषी बालक 70 से 80% तक होते हैं। इसमें से आधे बालक सा, पा, ता, डा जैसी ध्वनि को नहीं निकाल पाते हैं, परंतु फिर भी एक बालक 10 से अधिक ध्वनियाँ गलत निकालते हैं, तो इसे गंभीर दोष भी माना जा सकता है। उसके बाद अगला होता है हकलाना। तो आपने देखा होगा कई बालक जो होते हैं हकलाते भी हैं, मतलब बीच बीच में फंसते हैं, रुक रुक के बोलते हैं। हाँ, तो हकलाना एक वाणी दोष होता है, परंतु 1000 बालकों में सिर्फ 8 से 10 बालक में इस समस्या से पीड़ित होते हैं। इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बार बार दोहराते जाते हैं, कभी कभी या बोलते बोलते रुक जाते हैं, कभी कभी या बोलने समय उलझने भी महसूस करते हैं, जैसे आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला हिला कर बोलना आदि होता है। बालकों की इन समस्याओं का मुख्य कारण गति की अयोग्यताएँ होती हैं, तो जो बोलने की प्रभावित करती हैं तथा स्नायु वाणी बंद हो सकता है। इसे हकलाने से संबंधित दोष नहीं समझा जा सकता। हकलाने पर किए गए अनुसंधानों का पता चला 3 वर्ष की आयु से ही बालकों को हकलाना प्रारंभ हो जाता है। कई अनुसंधानों के द्वारा यह भी पता लगता है कि हकलाना चिंता प्रेरित व्यवहार होता है तथा अभिभावक व अध्यापक इससे उत्तरदायी होते हैं। हकलाने के 2 कारण माने जाते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण। तीसरा होता है आवाज़ की समस्याएँ। तो आवाज़ की समस्याएं वह होती हैं जब यह एक व्यक्ति की यह समझ नहीं पाता कि किन परिस्थितियों में ऊंचा बोलना चाहिए तथा किस परिस्थिति में नीचा आता है। यही स्वर दोष या आवाज़ की समस्या कहलाता है। आवाज़ की समस्या को दोष नहीं माना जाता, पर इसे समस्या का नाम दिया जाता है। इस विषय में कार्टिस ने कहा है कि एस्टिमेट वेरी बट प्रोबेबली फ्रॉम 1st to 2% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन प्रेजेंट सिग्निफिकेंट वॉइस प्रॉब्लम्स। ठीक, आवाज़ की समस्या 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? एक, स्वर से बोलना दोषपूर्ण होता है, अर्थात बालक या तो बहुत ऊंचा बोलता है या फिर स्तर तक एकदम नीचे होकर बोलता है, अर्थात उसका स्वर दोषपूर्ण होता है। दूसरा होता है वह आवाज़ जो बिना किसी उतार चढ़ाव के एक ही स्तर पर चलती है। वह इस अवस्था में आती है कि यह प्रवृत्तियाँ मुख्यतः शर्मीले बच्चों में पाई जाती हैं। एवं गुण संबंधी दोष प्रायः कई प्रकार के होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे आवाज़ में भारीपन होना, जोर जोर से सांस लेकर बोलना, नाक से बोलना, आवाज़ में कसैलापन लाकर बोलना, अटक अटक कर बोलना आदि होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि क्या है? यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। तो ब्रेल लिपि आपको पता ही होगा, इसकी जो आविष्कारक थे लुईस ब्रेल थे। बचपन में जब ये छोटे थे इनको खेलने का बहुत शौक़ था, तो खेलते खेलते इनकी आंखें चली गई थी। इनको पढ़ने का भी बहुत शौक़ था, तो इन्होंने एक आविष्कार किया। आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदु पर होता है। ऐसे 6 बिंदु से ऐसे उभरे हुए होते हैं, उसी पे आप छू कर महसूस कर पढ़ सकते हैं, या उभरे हुए अक्षर होते हैं। ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदु की ऐसी लिपि होती है जिसे स्पर द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। इसमें पढ़ने व लिखने की दृष्टि व आवश्यकता नहीं होती है। इस लिपि का आविष्कार सन 1939 में एक दृष्टिहीन व्यक्ति लुईस ब्रेल ने किया था, परंतु इस लिपि को मान्यता लुई ब्रेल के मरणोपरांत मिली थी। इस लिपि का स्वरूप इस प्रकार है। इसमें 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोगों के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं की वर्णमालाएं, विराम चिन्ह, संक्षेप व संकेत आदि तैयार किए गए हैं। भारतीय ब्रेल भी इसी 6 बिंदुओं पर आधारित है। भारत के सभी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु इत्यादि इस लिपि के माध्यम से पढ़ी तथा लिखी जा सकती है।
चलिए, ब्रेल लिखने की प्रक्रिया को समझाइए। तो ब्रेल को पढ़ने और लिखने के लिए हमें अपनी स्पर्शी क्षमता का विकास करना होता है, जिसमें हम बिंदुओं के विभिन्न संयोगों की जल्दी व आसानी से पहचान कर सकेंगे। ब्रेल को निम्नलिखित 3 बातों, पहले ग्रेड 1 होता है। तो ग्रेड 1 में क्या होता है, इसके अंतर्गत एक अक्षर को लिखते हैं। जैसे यदि श्याम लिखना हो तो हम सभी अक्षरों को ब्रेल में लिखना होगा। इसका दूसरा नाम ओपन ब्रेल भी कहते हैं। इस ब्रेल में सीखना शुरू करने वाले के लिए अधिक उपयोगी होता है। ब्रेल सीखने का एक अन्य लाभ यह है कि सीखने वाले के वर्तनी की त्रुटियां नहीं होती है। ग्रेड 2 इसका दूसरा नाम है क्रांटिक्ड ब्रेल भी कहते हैं। इसमें श्रेणी में शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, सी फॉर कैन, बी फॉर बट आदि। ग्रेड 3 में टोटल ब्रेली शॉर्ट हैंड या ब्रेल आशुलिपि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से लघु रूप को अपनाया जाता है, पी फॉर प्राइम मिनिस्टर इत्यादि। हमारी ब्रेल कोड में अधिकतर ओपन ब्रेल ही लिखते हैं। ब्रेल संकोच तथा संक्षेप के विकास तथा प्रचार में प्रसार में प्रयास चल रहा है। तो ब्रेल लिपि जिसकी आंखें नहीं होती उनके लिए उपयोगी होती है। 1930 में लुइस ब्रेल ने इसकी खोज की थी। उनके बचपन में खेलते खेलते आंखें चली गई थी, उनके पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने इसका खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन, अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र का विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, इस बार भी पूछने की पूरी उम्मीद है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य होता है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान खुद नहीं कर सकता, वह ऐसी विधियों को बताता है जिसका प्रयोग करके बालक व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य होता है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसके निर्देशक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है, वह एक ऐसी विधियां बताता है जिसका उपयोग करके बालक व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। निर्देशन का उद्देश्य, तो विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र अल्प आयु के होते हैं, उनको जीवन का अनुभव नहीं होता है, उनके मस्तिष्क अपरिपक्व होते हैं, उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते। ऐसे अवसर का निर्देशन का उद्देश्य छात्रों की सहायता करना होता है। तो निर्देशन का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य होता है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें निर्देशक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता, वरन एक ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति या समस्याओं को स्वयं सुलझा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें छात्र व्यक्ति को उनकी योग्यता एवं शक्तियों का ज्ञान करना होता है, छात्र व्यक्ति को उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान करने योग्य बनाना होता है। विद्यालय में निर्देशन की आवश्यकता, तो संक्षिप्त रूप से विद्यालयों में मार्गदर्शन निम्नलिखित बातों के लिए आवश्यक होते हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यकता, शिक्षा प्राप्त करते समय विद्यार्थियों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे विषयों या कोर्सों का चुनना, उचित पुस्तकों का चुनना, रोचक कार्यों को, पाठ्यपुस्तक क्रियाओं को चुनना, अपने लेख, उच्चारण तथा अध्ययन आदतों को सुधारने के लिए उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों के भविष्य में अपनी रोजी कमाने की योग्य बनाना होता है। उनके द्वारा भविष्य में कई व्यवसायों को अपनाना जा सकता है। इन व्यवसायों को तथा अवसरों को जानकारी व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकतम उपयोगिता के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब इसी में अगला भाग देखते हैं। व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या होती है। तो बच्चों के व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक समायोजन के लिए मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यकता होता है। उनके उचित विकास तथा जीवन में उनकी सफलता के लिए उनकी भावात्मक तथा सामाजिक समायोजन अत्यंत आवश्यक होता है। निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र जो होता है वो समस्त व्यक्तियों में निर्देशन हेतु देना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ प्रत्येक कार्य करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, चाहे वह शिक्षा प्राप्ति का अधिकार हो अथवा विचार विकृत करने का हो। इस प्रकार के निर्देशन देने तथा लेने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति का होता है। विकसित बालकों की शिक्षा में निर्देशन अति महत्वपूर्ण तत्व होता है। निर्देशन की सेवाएं प्रायः शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। यह सेवाएं विकसित, प्रतिभाशाली तथा साधारण तीनों प्रकार के छात्रों को भविष्य में आगे बढ़ाने की सीढ़ी होती है। बाल केंद्रित सेवा क्या होती है। तो इसमें होता है एक अच्छी निर्देशन सेवा सदैव बाल केंद्रित होती है, क्योंकि निर्देशन कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्यतः छात्रों पर ही ध्यान दिया जाता है। छात्रों को अपनी योजनाओं को उन्नत तथा सफलता अर्जित करने की सेवार्थी में सहायता करना ही निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य होता है। निर्देशन कर्मचारियों का चयन करना अंतर्गत शिक्षकों अथवा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो कि बालकों के प्रत्येक क्षेत्र में भली प्रकार से शिक्षित करने के लिए निर्देशित कर सके एवं सेवा प्रायः वही व्यक्ति प्रदान करते हैं जो निर्देशन क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हों, अर्थात निर्देशन व्यवस्था विशेषों से होती है। तो निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को ऐसा व्यक्तिगत चयन किया जाता है जिसमें जो बालक होते हैं और शिक्षित करने के लिए निर्देशित कर सकें एवं एक सेवा प्रायः वही व्यक्ति प्रदान कर सकता है जो निर्देशन के क्षेत्र में विशेष योग्य हो।
चलिए, छात्रों को निर्णय लेने के अवसर देना चाहिए एवं निर्देशन विधियों को बताना चाहिए। निर्देशन कितने प्रकार के होते हैं? तो निर्देशन जो होते हैं वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन में छात्रों के संतुलित विकास में सहायता करना होता है, छात्रों की उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना, उन्हें समुचित निर्देशन देना होता है, छात्रों को अध्ययन के संबंध में मार्गदर्शन कराना होता है, छात्रों का वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में व्यक्तिगत रूप में सहायता करना होता है। इसके अलावा जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का अर्थ उस व्यक्तिगत सहायता से है जो छात्रों का इस कारण से प्रदान की जाती है कि वह अपने लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय एवं विद्यालय जीवन का चयन कर सकें और उनका समायोजन कर सकें। शैक्षिक निर्देशन का संबंध शिक्षा और अध्ययन से होता है। इससे निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं। पाठ्य विषयों में चयन करते समय छात्रों को मार्गदर्शन करना आदि जरूरी होता है। विद्यालयों में प्रवेश के समय छात्रों को आवश्यक एवं उचित निर्देशन देना होता है। छात्रों को भावी योजना बनाने में सहायता देना तथा उचित अन्य विशेषताओं में संबंध में सूचना देना होता है। छात्रों का ज्ञानार्जन तथा अध्ययन की विधियाँ बताना होता है। छात्रों के पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक उपलब्धि या रुचियों के क्षमताओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यकता तथा परिस्थितियों के अनुसार सहायता या मार्गदर्शन करना होता है। स्वास्थ्य निर्देशन क्या होता है? तो स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर का संबंध विशेष रूप से छात्र के निम्नलिखित स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित निम्न होता है। छात्रों को स्वास्थ्य जीवन के महत्व के विषय में बताना चाहिए। छात्रों को उत्तम स्वास्थ्य आदतों के विषय में जानकारी देना चाहिए। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ने के लिए विषयोचित परामर्श देना चाहिए। छात्रों को प्राथमिक उपचार के विषय में जानकारी उनका प्रशिक्षण देना। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सूचना प्रदान करना होता है। छात्रों के काम शिक्षा की स्थानानुकूल वांछित जानकारी प्रदान करना होता है। इसके बाद सामाजिक निर्देशन होता है। तो सामाजिक निर्देशन में छात्रों के सामाजिक समायोजन के विषय में आवश्यक परामर्श देना होता है। छात्रों को विभिन्न सामाजिक व्यवहारों के विषय में विभिन्न सूचनाएं प्रदान करना होता है। छात्रों को विद्यालय के सामाजिक जीवन का ज्ञान कराना होता है। विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन का संगठित करने में छात्रों को सहायता करना होता है। एवं व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है? तो व्यावसायिक निर्देशन में किसी छात्र को व्यक्ति विशेष से ऐसे सहायता देना होता है जो अपने लिए उचित व्यवसाय का चुनाव ठीक प्रकार से कर सकें। छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के विषय में जानकारी कराना होता है। छात्रों की रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं से संबंधित व्यवसायों की जानकारी प्राप्त कराना तथा उसके आधार पर छात्रों का निर्देशन देना होता है। छात्रों को इस प्रकार की सहायता प्रदान करना उससे वही समस्याएं, योग्यताओं, कुशलताओं को ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर सकें, उसके मूल्यांकन के आधार पर अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकें। छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों की सूचना प्रदान करना। तो छात्र को निर्देशन प्रदान करने के लिए 2 विधियाँ प्रयोग की जाती हैं, व्यक्ति संपर्क विधि, सामूहिक विधि। चलिए अगला प्रश्न, निर्देशन के कोई 3 सिद्धांत बताइए। डीएलएड में काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न। तो निर्देशन जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अंग होता है, सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न है नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं? तो नैदानिक परामर्श जो होता है इसमें समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक एवं संकटकालीन परामर्श से ज़्यादा कीमती और लाभदायक होता है। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता जो होता है पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्शग्राहियों को संभावित कठिनाइयों को या परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, वह निरोग या बलशाली बने रहें, उनकी शिक्षा प्रशिक्षण ठीक प्रकार से चलता रहे, वह ठीक व्यवसाय का चुनाव करके अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकें। इस प्रकार के परामर्श से बालकों की बुरी संगत, बुरी आदतों तथा व्यवहारगत समस्याओं को व्यक्तिगत विकारों से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। परामर्शदाता के 4 गुण लिखिए। तो परामर्शदाता हेतु विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, उसे परामर्श कहते हैं। इसमें क्या होता है, परामर्शदाता के गुण होते हैं, उन्हें उपयुक्त रूप से समझाना चाहिए, वह क्या, उनकी योग्यताएं तथा क्षमताएं क्या हैं, रुचियां, दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और अभिलाषाएं क्या हैं आदि पर विचार करना चाहिए। उनकी समस्याओं को समझाकर उन्हें उनसे मुक्ति दिलाने में सहायता करनी चाहिए। उनसे कोई ऐसा उपाय बताना चाहिए जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी वृद्धि हो जाए, उनके अनेक अध्यापकों द्वारा सराहा जाए तथा कक्षा में उनकी गिनती होशियार बालकों में हो सके। चलिए अपने साथी विद्यार्थियों, उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, उनके द्वारा उन्हें पर्याप्त सम्मान तथा समूह में स्थान दिया जाए। इस कार्य में परामर्शदाता को अच्छी सलाह देनी चाहिए। उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही अभ्यास उन्हें कराया जाना चाहिए। अगर वह उन्हें तुरंत दूर करें तो परामर्शदाता को सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है परामर्श को परिभाषित करते हुए उसका उद्देश्य लिखिए। तो परामर्श का जो अर्थ होता है, इसमें अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द काउंसलिंग का शाब्दिक अर्थ होता है सलाह, राय, मशवरा या सुझाव देना। जब भी कोई व्यक्तिगत, निजी या पारिवारिक समस्या हमारे सामने आती है तब हम किसी बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति से परामर्श लेते हैं, उनसे पास जाते हैं। तो परामर्श लेने और देने वालों के बीच एक ऐसा अपनी विश्वासपूर्ण, गोपनीय तथा सुरक्षित संबंध होना चाहिए
जिसमें परामर्श लेने वाला परामर्श देने वाले के साथ साथ अपनी परेशानियों के बारे में बिना किसी झिझक या डर से चर्चा करता है, अपने उद्देश्यों को सामने रखता है तथा अपने उपयुक्त विचार विमर्श के द्वारा वांछित सामाजिक कौशल अर्जित करता है और इन कौशलों को व्यवहार में लाने की हिम्मत और आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करता है। परामर्श के जो उद्देश्य होते हैं, परामर्श देने का कार्य परामर्श लेने वाले की परेशानियों को या समस्याओं को तुरंत ही अपने आप निपटाना नहीं होता, ना ही उसकी समस्याओं के बोझ को अपने आप ढोते रहना होता है। उसकी असली प्रयोजन तो उसे सलाह या मशवरे के रूप में ऐसी वैचारिक सहायता तथा भावात्मक सहारा देना होता है जिस पर चलकर वह स्वयं ही अपनी समस्याओं को हल कर सके और अपनी कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त कर सके। परामर्श का मुख्य प्रयोजन इस तरह व्यक्तियों को अपने आप तथा समायोजित होने से प्रयत्नों में लगता है, ना कि उनके आगे पकी पकाई खीर की तरह मनचाही चीज़ों में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परामर्श के प्रकार बताइए या नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं? तो अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा विद्यालयों में विद्यार्थियों को उनके कल्याण हेतु कई प्रकार के परामर्श उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों विशेष के संदर्भ में दिया जाता है। मुख्य रूप से इस प्रकार के परामर्श के अग्र 4 रूप या प्रकार हो सकते हैं। पहला होता है संकटकालीन परामर्श। तो इस प्रकार का परामर्श वह है जो कोई किसी संकट या विपत्ति में घिरा हुआ हो। तो इस प्रकार के संकट की घड़ियों में सभी की ज़िंदगी में आती रहती है। विद्यार्थियों के घर परिवार में कोई हादसा हो सकता है, किसी भी प्रकार के आकस्मिक विपत्ति आ सकती है, रोग हो घेर सकते हैं, दुर्घटनाएं आदि हो सकती हैं, झगड़ा फसाद हो सकता है, उनके द्वारा कोई बड़ी गलती या गंभीर अपराध हो सकता है, परीक्षा या पढ़ाई संबंधी कोई संकट आ सकता है, गलती या गंभीर अपराध हो सकते हैं, परीक्षा या पढ़ाई संबंधी कोई संकट आ सकता है, उन्हें किसी कार्य में गहरी असफलता का सामना करना पड़ सकता है। तो आदि समस्याएं बालकों में आती रहती हैं। तो इस प्रकार के संकट की घड़ियों में उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, उनके व्यवहार में असमानता आने लगती है। तो इसी समय में उन्हें किसी योग्य एवं प्रशिक्षित परामर्शदाता से परामर्श लेने की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो उन्हें संकट की घड़ी में उभार कर परिस्थितियों के संघर्ष करने की पर्याप्त क्षमता विकसित करना चाहिए। इन हालातों में दिया जाए वांछित परामर्श ही आपातकालीन या संकटकालीन परामर्श कहलाता है, जो बड़ी समझदारी से तुरंत ही बिना किसी दबाव बर्बाद किए हुए संकट की प्रकृति तथा परिस्थितियों के अनुसार प्रदान किया जाता है। अगला है उपचारात्मक परामर्श, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंसलिंग भी कहते हैं। इसमें कई बार विद्यार्थियों के सामने कई तरह समस्याएं आती हैं, जैसे शिक्षात्मक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत खड़ी हो जाती हैं, जिनके समाधान में अपने प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। तो इस अवस्था में उन्हें उचित सुझाव और परामर्श की आवश्यकता होती है, ताकि वह अपने प्रयासों में सुधार लाकर सही समाधान तक पहुँच सकें। इसके अतिरिक्त कई बार उनमें अपने कार्यों में व्यवहार में ऐसी गलतियाँ मिलती रहती हैं। जैसे मान लीजिए आप DLED की तैयारी कर रहे हैं, आपका कल पेपर है, आप काफ़ी चिंतित हैं, पेपर कैसा जाएगा, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। मैंने आपको कुछ परामर्श दिया कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए, जितने 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए और मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको कर लीजिए। तो आपको परामर्श मिल गई, आपने उसको किया, आपका पेपर अच्छा चला गया। तो इसी को कहते हैं उपचारात्मक परामर्श, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंसलिंग। तो इसमें अपने गलत या समस्यात्मक व्यवहार को सुधारने हेतु किसी उपयुक्त परामर्शदाता के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। अगला है नैदानिक परामर्श। तो नैदानिक परामर्श क्या होता है? इसमें हम यह कहा जाता है कि समस्या रोग को रोकथाम या निवारण से ग्रस्त हो जाने पर उसका समाधान खोजने या उपचार करने में अधिक उपयुक्त एवं लाभप्रद होता है। इस दृष्टि से निवारक परामर्श समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक एवं संकटकालीन परामर्श से ज़्यादा कीमती और लाभदायक होता है। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्शग्राहियों को संभावित कठिनाइयों और परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, वह निरोग या बलशाली बने रहें, उनकी शिक्षा या प्रशिक्षण ठीक प्रकार से चलता रहे, वह ठीक व्यवसाय का चुनाव करके अपने व्यवसाय या कामयाबी प्राप्त करें, उनका अपने आप में वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन रहे। इस संदर्भ में जितनी भी सावधानियाँ बरती जा सकें, जितने भी अच्छे नियमों का पालन तथा आदर्शों एवं अनुकरण किया जा सके, वैसे सभी प्रकार का परामर्श देना ही नैदानिक परामर्श के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार के परामर्श में बालकों की बुरी संगत, बुरी आदत, व्यवहारात्मक, व्यक्तिगत विचारों में ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद है रचनात्मक परामर्श। तो इस प्रकार के परामर्श में दिशा पूरी तरह से रचनात्मक और सकारात्मक होती है। इसमें क्या होता है? इसमें विद्यार्थियों को अपनी योग्यता तथा शक्तियों से अधिक विकास हेतु उचित सहायता दी जाती है तथा उसकी रचनात्मक सृजनात्मक शक्तियों का पोषण और पल्लवन हेतु उनमें विशेष प्रकार की समझ तथा सोच विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा या मूल शिक्षा, व्यक्तिगत विकास शिक्षा, सौंदर्य परक क्षमता, ललित कलाओं, रुचि तथा अभिरुचियों के पूर्ति हेतु दी जाने वाली शिक्षा को जुड़ी हुई जितनी बातें होती हैं उसे हम विकासात्मक या रचनात्मक परामर्श में भली बातें शामिल किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो मनोविज्ञान शाला या उत्तर प्रदेश है, जिसमें मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी आचार्य नरेंद्र देव समिति के संयुक्त के आधार पर की जाती है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर की गई थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 में की गई थी। कब किया गया था यह भी पूछा जा सकता है। जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग के रूप में कार्यरत होते हैं। मनोविज्ञान इलाहाबाद में निदेशक के रूप में प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग और अधिकारियों द्वारा या सहायता और कार्य संचालन हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो शिक्षा विभाग के प्रवक्ता के स्तर पर होते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान के विषय में ख्याति प्राप्त की हो। मनोविज्ञान की स्थापना के उद्देश्य विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन का परामर्श देना होता है। शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चे का समझाने की क्षमता का विकास करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है मंडली मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 10 मंडलों में मंडली मनोविज्ञान केंद्र आया है, जिसमें मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, झांसी, मुरादाबाद उत्तराखंड के 2 मंडलों को खोल रखा है। राज्य के कुछ जनपदों में राजकीय इंटर कॉलेजों में मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसके बाद जिला चिकित्सालय आता है। सरकार के प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सालय की स्थापना की गई है। ये चिकित्सालय समय सारणी पर छात्रों के विशेष बीमारियों को इलाज कर उन्हें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का परामर्श देते हैं। जिला चिकित्सालय में मानव समस्या से संबंधित सभी विभाग होते हैं। विद्यालय में आने वाली छात्र प्रतिभावान होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं और कम वृद्धि के आगे पूर्णता होते हैं। तो इसमें अगला आता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट। भारत सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा 1987 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग का नींव रखा गया था। इन संस्थाओं की स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों और कार्यक्रमों को निचले स्तर पर सफलता के लिए शैक्षिक एवं शोधपरक सहायता प्रदान करना होता है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जिलों में प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों में सेवित छात्रों और अध्यापकों निरीक्षण आदि की विशिष्ट आवश्यकताओं और समस्याओं का ध्यान रखते हुए उन्हें अपेक्षित शैक्षिक सहायता और निर्देशन प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का कार्य इन जिला के प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है निर्देशन एवं परामर्श में अंतर। तो निर्देशन एवं परामर्श में घनिष्ठ संबंध होते हैं। हफिंस और टेकलर के अनुसार निर्देशन एवं परामर्श दोनों एकार्थवादी शब्द नहीं होते हैं। निर्देशन में परामर्श सम्मिलित होता है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। एवं एबिन्स के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क में उन सभी स्थितियों का समावेशन करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के वातावरण के बीच प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जा सकती है। निर्देशन संसार की प्राचीनतम प्रणाली है जिसके अनुसार अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव के साथ दूसरों को देकर उनके भविष्य का मार्गदर्शन करते हैं। यानी जो परामर्श जो होता है जिसमें आप का कोई डाउट हो आप दूसरे मुझसे पूछें या किसी टीचर से जो आप परामर्श लेते हैं उसी को हम परामर्श करते हैं। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है? तो पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है इसको देखते हैं। तो पर्यवेक्षण में इसमें आप विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद देता है। कुछ अध्यापक व मुख्य अध्यापक को अपनी गतिविधियों में कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण इसकी पूर्ति करता है। किसी भी व्यक्ति की यदि पर्यवेक्षण का पता करना हो तो अपने कार्य को सही ढंग से करेगा, अतः पर्यवेक्षण व्यक्ति की अनुप्रेरित करने हेतु आवश्यक होती है। पर्यवेक्षण के द्वारा अध्यापक को मुख्य अध्यापक को अपने ज्ञान व नवीकरण करने में मदद मिलती है। पर्यवेक्षक के द्वारा विभिन्न स्थलों को स्थित विद्यालयों में संपर्क स्थापित किया जाता है। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण जरूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपराधी बालकों के उपचार विधियों पर प्रकाश डालिए। तो जो अपराधी बालक होते हैं उनमें वातावरण विधि होती है, मनोवैज्ञानिक विधि होती है, मनोविश्लेषणात्मक विधि होती है, विद्यालय की भूमिका होती है, राज्य की भूमिका होती है, वैज्ञानिक विधियाँ होती हैं। तो इसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं उसको मैंने करा दिया। अब हम इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इसमें भी हम वही प्रश्न देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे समावेशी शिक्षा से क्या अर्थ है, इसको तभी हमने आपको ऊपर पहले ही पढ़ा दिया, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए क्योंकि समावेशी पूछा जाएगा। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों के सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वे अपने जीवन में सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। चलिए अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं।
तो प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार जिनकी बुद्धि लुब्धि 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लुब्धि 180 190 तक भी हो सकती है। ठीक, तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लुब्धि कितनी होती है प्रश्न पूछा जा सकता है, तो 140 प्लस होती है। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इस योग्यता शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किस प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लुब्धि कितनी होती है, प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से आप एक बार देख लीजिए। मनोवैज्ञानिक के अनुसार जिनकी बुद्धि लुब्धि 120 से अधिक होती है वह प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लुब्धि 180 से 190 तक हो सकती है। उसने बाल अपराध रोकने हेतु दो प्रमुख उपाय बताइए। तो घर, विद्यालय तथा समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना होता है एवं अपराधियों की संगत से दूर रखना होता है। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने हेतु आवश्यक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देशन और परामर्श में दो प्रमुख अंतर बताइए। तो निर्देशन जो होता है इसमें सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध होता है। निर्देशन में व्यक्ति में समस्या समाधान को योग्य बनाना होता है, जबकि परामर्श में माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन हेतु सक्षम बनाना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। TLM से आप क्या आशय है? तो TLM क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जिसको हम TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आप लोग ने प्रैक्टिकल वगैरह दिया होगा, TLM वगैरह बनाए होंगे, आप लोग को पता भी होगा TLM क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य बच्चों की बुद्धि लुब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बालकों की जो बुद्धि लुब्धि होती है 90 से 110 होती है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लुब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। पिछले बालक की एक विस्तृत सीखने की धीमी गति होती है। अपवंचन क्या है? तो अपवंचन बाल जीवन की उद्दीपन दिशाओं की न्यूनता होती है। पिछड़ेपन के प्रकार बताइए। तो व्यक्तित्व और सामूहिक दो होता है पिछड़ेपन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आंशिक दृष्टिबाधक बालक कौन होते हैं? वह बालक जो कि बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हो। आंशिक दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? तो जिनकी दृष्टि क्षमता 20 से 70 तक होती है उनको उत्तम आँख कहलाती है। गंभीर दृष्टिबाधित बालक की कितनी होती है? 2 से 20 होती है। दृष्टिबाधित बालकों को किस लिपि में सहायता मिलती है? तो ब्रेल लिपि मिलती है। हकलाने का क्या कारण होता है? वंशानुक्रम, वातावरण। श्रवण विकलांगता क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाती है। चालकी श्रवण दोष होता है, संवेदनशील श्रवण दोष होता है, मिश्रित श्रवण दोष होता है, मध्यकर्ण श्रवण दोष होता है और प्रकारात्मक श्रवण दोष होता है। चलिए, सामान्य श्रवण बाधितों को सुनने की ध्वनि कितने स्तर तक होती है? तो 31 से 51 dB होती है। गंभीर श्रवण बाधित बालकों की श्रवण बाधिता कितनी होती है? तो 70 से 89 dB तक श्रवण बाधिता होती है। श्रवण बाधितों का वर्गीकरण कैसे होता है? डेसिबल अंक पर होता है। पूर्ण श्रवण बाधित बालक को कितने dB का श्रवण होता है? तो 90 dB होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लुब्धि कितनी होती है? तो मंद बालक की जो बुद्धि लुब्धि होती है 70 से कम होती है। बुद्धि लुब्धि से आप क्या समझते हैं? मानसिक आय तथा वास्तविक आय के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे हम बुद्धि लुब्धि कहते हैं। तो बुद्धि लुब्धि का आपसे सूत्र भी पूछा जाएगा। तो बुद्धि लुब्धि का जो सूत्र होता है मानसिक आय गुणे वास्तविक आय गुणे 100 होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट में देखिएगा, पक्का पूछा जाएगा। या तो एक सवाल पूछी जाएगी या तो सूत्र ही पूछ लिया जाएगा आपसे। चलिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक पे आप क्या समझते हैं? तो वह बालक जिसकी शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन में कितने भागों में बांट सकते हैं? सामान्य पिछड़ेपन, विशिष्ट पिछड़ेपन। मंद बुद्धि बालक का लक्षण बताइए। मंद बुद्धि बालक मूर्ख होता है, इसलिए इसमें सोचने समझने तथा विचार करने की शक्ति नहीं होती है। मंद बुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, मंदित मना बालक एवं धीमी गति से सीखने वाले बालक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बुद्धि प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो बुद्धि प्रशिक्षण 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण, सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण, क्रियात्मक बुद्धि। ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं पर ऐसी लिपि होती है जिसमें स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। निर्देशन क्या है? निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य होता है जिसके द्वारा शिक्षार्थी की उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो समस्या के समाधान के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना ही निर्देशन कहलाता है। परामर्श क्या है? परामर्श को स्व संयोजन की ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसे परामर्श लेने वाले को इस तरह सहायता दी जानी चाहिए कि वह पहले से अधिक स्वनिर्देशन एवं उत्तरदायी हो जाए। परामर्शदाता कौन होता है? तो परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जिसका व्यक्ति होता है जो छात्रों को सलाह देते हैं। परामर्श के रूप बताइए। तो संकटकालीन परामर्श, उपचारात्मक परामर्श एवं निवारक परामर्श होता है। परामर्श में कौन सी विधियाँ आती हैं? परामर्श में विधियाँ होती हैं निर्देशात्मक परामर्श, अनुदेशात्मक परामर्श एवं समन्वयी परामर्श। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में।
मनोविज्ञान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मनोविज्ञान शाला की स्थापना 1947 में हुई थी। मनोविज्ञान शाला का एक प्रमुख कौन सा है? पदेन निर्देशक होते हैं। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की थी? मनोविज्ञान की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कार्य क्या है? बाल और शैक्षिक निर्देशन करना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र स्थापित हैं? तो 10 हैं। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण डाइट की स्थापना कब हुई थी? जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार द्वारा 1986 में की गई थी। डाइट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। निरीक्षण से आप क्या तात्पर्य है? निरीक्षण से तात्पर्य परीक्षा लेना है, उस परीक्षा से तात्पर्य सरलतापूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? तो इसके अंतर्गत शारीरिक अक्षमता वाले, मानसिक अयोग्यता वाले, भावात्मक एवं व्यवहारिक विकारों वाले एवं बौद्धिक भिन्नता वाले आते हैं। सामान्य बच्चों में कौन कौन से मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धि लुब्धि की निम्न स्तर होते हैं, ध्यान केंद्रित की समस्या, सृजन क्षमता की कमी होती है। सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं बताइए। बुद्धि सामान्य होती है तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? अभिप्राय है तो जो अपने कार्यों में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हों। बच्चे की वास्तविक आय की गणना से संबंधित सूत्र बताइए। तो वास्तविक आय गुणे मानसिक आय बता बुद्धि लुब्धि गुणे 100 होता है। यही बुद्धि लुब्धि पूछी गई है तो मानसिक आय गुणे वास्तविक आय गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों की किस प्रकार पर प्रकाश लिखिए। तो जो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे होते हैं उनमें दृष्टि बाधितता होती है, वाणी बाधित होती है, श्रवण बाधित होते हैं, अस्थि बाधित होते हैं। मध्यम रूप से दृष्टि बाधित व्यक्ति के नेत्रों में देखने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 से 70 से लेकर 20-200 होती है। वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जब बालक अपने भावों को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाता तो उसको हम वाक दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थिबाधित बच्चों की पहचान कीजिए। तभी हमने ऊपर आपको दीर्घोक्ति में पढ़ाया भी है कि हड्डी से संबंधित जो भी दोष होते हैं उसको हम अस्थिबाधित बच्चे बोलते हैं। जैसे मेरुरज्जु का वक्र होना, विकृत नितंब होना, पाँव फिरा देना, दैनिक विकारों की समस्या आना आदि होता है। असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह में बच्चे आते हैं? तो गरीब, अनाथ, श्रमिक आदि के बच्चे आते हैं। चलिए, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है? तो बालकों के भविष्य के मार्ग को प्रदर्शित करने में, बालकों के निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में होता है। परामर्श से क्या उद्देश्य है? तो व्यक्ति के उसके व्यवहार एवं आवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए सहायता करना होता है। DGP का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम होता है डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है? तो विद्यालय में की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने में होता है। अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? तो आर्मस्ट्रांग ने की थी। किसने की थी? H.E. आर्मस्ट्रांग ने। 50 से 60 बुद्धि लुब्धि वाले बच्चे किस श्रेणी में आते हैं? तो मूर्ख में आते हैं। वाणी बाधित बच्चे को कौन होते हैं? तो ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है। हकलाना, तुतलापन या धीरे धीरे टक्कर बोलना, नाक के सुर से बोलना इत्यादि होता है। अगला प्रश्न है, श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अल्फ्रेड बिनेट ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो 1905 में किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र फिर से आ गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। मानसिक आय गुणे वास्तविक आय गुणे 100 होता है। परामर्श की 2 विधियों को लिखिए। तो निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श 2 होता है। पर्यवेक्षण के 2 प्रकार लिखिए। तो निरीक्षणात्मक एवं संशोधात्मक पर्यवेक्षण होता है। पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप होता है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है तथा पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। एवं नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण में इसमें होता है प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में सहयोग लेता है। डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। जो सेवा एवं पूर्वकालीन शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, PSTE आदि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतरक्रिया नवचार समन्वय होता है। चलिए, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक का नाम सहित बताइए। तो जो परामर्श की परिभाषा होती है, रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श के 2 व्यक्तियों के संपर्क में उन सभी स्थितियों का समावेशन होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने की सहायता दी जाती है। चलिए, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो विकलांग बालकों के वाणी दोष वाले बालक भी होते हैं। वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते हैं या उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भली भांति समझ नहीं पाते हैं। जैसे उच्चारण संबंधी दोष होता है, देर से बोलने के दोष, हकलाना, ओठ विकृति, आवाज़ की समस्या, श्रवण विकृति आदि होता है। अगला है, बाल अपराध के कोई 2 कारण बताइए। तो बाल अपराध एक सामाजिक कारण होता है। इसमें पारिवारिक कारण होता है, भौतिक वंशानुक्रम होता है।
तो डाइट के कोई 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना एवं औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच एक दूरी घटाकर उनमें एकात्मता स्थापित करना होता है। विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका एवं पर्यवेक्षण के मार्गदर्शन संबंधी भूमिका होती है। अगला है निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव बताइए। तो सरकारी निरीक्षक विद्यालय के अभिलेखों एवं सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों में व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की भी जांच होती है। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। तो सामान्य अधिगम अक्षमता होती है, जटिल अधिगम अक्षमता होती है। हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में सब पढ़ चुका है। धीमी गति से सीखने में कौन के कारण हो सकते हैं। तो आर्थिक परिस्थिति होती है, परिवार के सदस्यों की मानसिक स्तर या संवेगात्मक घटक, व्यक्तिगत घटक होता है। अगला है समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। तो समावेशी बालक जो होते हैं इसमें शैक्षिक समावेशी से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है जो अपवंचित वर्ग के होते हैं, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग तथा शारीरिक तथा मानसिक दक्षता से ग्रसित होते हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अपवंचन क्या है। तो गार्डनर के अनुसार वंचित होना बाल जीवन के उद्दीपक दशाओं का न्यूनता होती है। तो वांछित होना बाल जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता होती है। मन बुद्धि बालकों की बुद्धि भी कितनी होती है, 80 से 85 से कम होती है। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। तो सृजनात्मकता के जो प्रमुख तत्व हैं, मौलिकता होती है, प्रभाव क्षमता होती है, लचीलापन होता है, विस्तार की क्षमता होती है, पुनर्परिभाषिकता होती है एवं समस्या की अनुभूति होती है। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। तो परामर्श के लक्ष्य होते हैं, परामर्श प्रार्थी होता है, परामर्श या परामर्शदाता होता है। निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। तो 2 उपकरण होते हैं, अवलोकन एवं परीक्षण, जिसमें निर्देशन की प्रक्रिया की वार्ताएं, साक्षात्कार, परीक्षण आदि विधाओं का भी प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष में शैक्षिक व्यवसायिक निर्देशन के वर्तमान स्थिति में अत्यंत दयनीय होता है। प्रशिक्षित निर्देशन का अभाव, शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, माता पिता की जागरूकता के कभी कभी तथा प्रमाणीकृत परीक्षणों की कमी इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर पुस्तक के लेखक कौन है। हार्लिंगवर्थ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, 2019 में भी पूछा गया था। एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर के लेखक हैं हार्लिंगवर्थ। अगला प्रश्न है पिछले बालक की 2 विशेषताएं बताइए। तो जो पिछले बालक होते हैं इनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, व्यवहार संबंधी समस्याओं का व्यक्ति, समाज शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा करने में विफलता। मन बुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 लक्ष्य बताइए। तो इसमें शिक्षक के विषय वस्तु धीमी गति तथा बार बार दोहराते हैं हुए पढ़ना चाहिए। शिक्षक को बालकों की सहायता, परामर्श तथा निर्देशन के तैयार रहना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, व्यावसायिक परीक्षण देना चाहिए, विशेष विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए एवं सब विधि साधनों का प्रयोग करना चाहिए एवं आत्मविश्वास से वृद्धि कराकर विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। 2 बुद्धि परीक्षणों का नाम बताइए। तो जो बुद्धि प्रशिक्षण होते हैं इसमें पोर्टियस भूलैया परीक्षण होता है एवं पिंटर पैटनर परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण होता है, स्टैनफोर्ड संशोधित बिने परीक्षण होता है जो कि 1916 में दिया गया था। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के लेखक कौन है। विलियम मार्टिन प्रोटेक्टर हैं। यह प्रश्न भी 2019 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के लेखक कौन है। विलियम मार्टिन प्रोक्टर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है। तो रेबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो होता है इन परीक्षणों में अनेक मेट्रिसेज होते हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिनाई होती है या रेखा गणितीय प्रकृति और डिजाइन के होते हैं। 1956 के प्रशिक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग के 12 पद होते हैं। वर्तमान समय में इसके 3 संस्करण हैं। बिने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया, 1905 में किया गया। इसका आंसर 1905 में हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन के अंतर्गत हमने पूरी मैराथन ले ली जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर सीटेट, यूपी-टेट, बिहार शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, डीएलएड, बीएड आदि की क्लासेज प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज चलाई जाती हैं। अगर आप भी शिक्षक लाइन की तैयारी से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपको शाम को विज्ञान की मैराथन क्लास मिलेगी डीएलएड 3rd सेमेस्टर की, और मैथ की मैराथन क्लास करा दी गई है। आप लोग मैथ की मैराथन क्लास जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने डीएलएड 1st सेमेस्टर की मैराथन कराई थी जिसमें से 6 से 7 प्रश्न फंसे थे। लघुत्तरी भी 2-3 प्रश्न फंसे थे, अति लघु भी फंसे थे, बहुविकल्पी भी फंसे थे। तो अगर आप भी मैराथन क्लास पेपर से पहले जरूर देख के जाइएगा, आप 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपका मैथ में कभी
बैक नहीं लगेगा। तो आपको डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर की सारी मैराथन क्लासेज मिलेंगी। कल तक आपको सारी मैराथन क्लासेज प्रोवाइड करा दी जाएंगी। कल आपका समय बेसिस शिक्षा एवं मूल्यांकन एवं नवाचार की परीक्षा है, जिसकी मैराथन क्लास मैंने करा दी है। आप लोग इस क्लास को देख लीजिएगा, पेपर से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े